देखो, लास्ट हमने अकाउंटिंग के टर्म्स किए थे, उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट्स किए। तो अकाउंटिंग टर्म्स पांच हो गए: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। इन पांचों को मिलाकर फिर हमारे तीन नेचर्स बनते हैं, जिनको हम कहते हैं नेचर्स ऑफ अकाउंट्स। ये नेचर आपके तीन होते हैं: एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं, और इसमें सारे आपके डेटर और क्रेडिटर यानी पर्सन्स आते हैं। डेटर क्रेडिटर ही समझ लो। रियल में आपके एसेट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कैश, बैंक और स्टॉक और गुडविल, पेटेंट्स, लोगो, है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल, हर तरीके के यहाँ पर एसेट्स आते हैं। पर्सनल में आपके डेटर एंड क्रेडिटर, आप समझ के चलिए, वो आते हैं। नॉमिनल में आपके एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स आती हैं, जितनी भी होती है। इनके भी हफ पर ड्यूल था डेबिट और क्रेडिट को लेकर, कि कौन सा कब डेबिट होगा, कौन सा कब क्रेडिट होगा। तो एक क्वेश्चन हम पूरा कवर करेंगे थोड़ा सा, ताकि एडवांस एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज भी आपको आ जाए, और जर्नल एंट्री कैसे फॉर्मेट में बनती है वो सीखेंगे। ठीक है। तो एसेट्स मतलब जितने भी है वो कवर अप होते हैं रियल में। तो रियल का नेचर होता है, जो बढ़ रहा है उसे डेबिट करिए, जो घट रहा है उसे आप क्रेडिट करिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है कंपनी में, जो बढ़ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी कह सकते हो, वो डेबिट होगा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज अप, जो चीज जा रही है आपके पास से, जो चीज जा रही है, जो चीज घट रही है, जो चीज कम हो रही है, वो आपका क्रेडिट में आएगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये कहता है रियल का नेचर। ठीक है। पर्सनल का नेचर कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि यहाँ पर रिसीवर गिवर जैसे शब्द दिखाई देंगे, जैसे डेटर और क्रेडिटर, ये आपके कभी गिवर होता है, ये कभी आपके रिसीवर होते हैं, तो इसलिए ये पर्सनल में काउंट होंगे। सिमिलरली नॉमिनल का एक अलग से रूल है: डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। प्रॉफिट भी इनकम में आते हैं तो वो क्रेडिट में ही आएंगे, और लॉस एक्सपेंस में आते हैं तो वो डेबिट में आएंगे। तो डेबिट, जितने भी खर्चों का नाम दिखे हमेशा उसे डेबिट में ही डालना है, और जितनी इनकम का नाम दिखे आपको उसे क्रेडिट में डालना है। इस तरीके से चलेगा। तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। अगर हमको ये आ जाते हैं तो हम आराम से कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी जर्नल एंट्री बहुत आराम से बना सकते हैं। शुरू शुरू में जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप न्यू प्रैक्टिशनर हैं, तो आप इसका एक चार्ट अपने सामने रख के फिर जर्नल एंट्री बनाइए, देख देख के। धीरे धीरे आपको वो लर्न हो जाएगा। शुरू शुरू में आप उसे देख देख के कवर कीजिए, जितना भी है। ठीक है। फिर आराम से उसमें आपको लर्निंग हो जाएगी, फिर आप उसको बिना देखे भी एंट्रीज बना पाएंगे। तो जैसे कुछ जर्नल एंट्रीज हमने निकाली थी पहले भी, देखो एक बारी। अपनी बुक खोलेंगे हम, उसका जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें आपको सारा प्रोसेस मिल जाना चाहिए। ये थ्योरी में जाएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस ब्लॉक 2 है, इसमें देखते हैं। हम्म। जैसे ये क्वेश्चन है, ये जर्नल एंट्रीज का ही क्वेश्चन है। ये मैं आपको इतना कवर करके दिखा देती हूँ कि कैसे आप एक जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करोगे। फॉर्मेट में अभी हम देखते हैं, पहले हम बात करते हैं बिना फॉर्मेट के। देखो, तो हमारे पास जो जर्नल एंट्रीज है है ये। तो इसे हमें जर्नल में कन्वर्ट करना है, यानी डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं एक सेंटेंस की तरह, आपको उसमें से डेबिट और क्रेडिट फाइंड आउट करना है। 2018 का मार्च मंथ का डेटा दिया हुआ है। 1 मार्च को अशोक कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ये जो कमेंस्ड वर्ड होता है, ये स्टार्टिंग को कहते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं उसे बिजनेस कमेंस्ड करना, यानी शुरुआत करना। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी है, ये वाली लाइन अलग अलग प्रकार से आपको दिखाई देगी। कभी अशोक कमेंस बिजनेस विद कैश, कभी दिखेगा अशोक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कभी दिखेगा अशोक इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द बिजनेस। ये सेंटेंसेस एक जैसे ही हैं, इनकी एंट्री और मीनिंग एक ही है।
ये अलग अलग बता दिए गए। तो अशोक कमेंस बिजनेस कैश की मतलब अशोक ने अपना बिजनेस का शुरुआत किया कैश के साथ। तो वो एंट्री कैसे होगी? तो अशोक मतलब अब आप सोचोगे, हमने जैसे पढ़ा था जर्नल एंट्री के लिए कि आप लाइन पढ़िए और उसमें से दो नाम निकालिए। तो एक समझ में आ रहा है अशोक और एक समझ में आ रहा है कैश। नहीं, अशोक हम खुद हैं। अगर अशोक ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको उसका मतलब अंदर लॉजिक भी समझना है कि पहली लाइन लाइन वो कह रहा है अशोक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब अशोक ने बिजनेस स्टार्ट किया और इतना कैश लगाया 1,20,000 रुपए। तो जो परचेज फर्नीचर किया कैश पे ये भी अशोक ने ही किया है। परचेज गुड्स किया विजय से अशोक ने किया है। गुड्स सोल्ड किए अशोक ने किए, पेड रेंट किया अशोक ने किया। तो ये अशोक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहे हैं, जिसकी पहली लाइन में उसने अशोक वर्ड दे दिया, बाकी बार बार अशोक नहीं दे रहे। तो अशोक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। आप सोचोगे ये डेटर क्रेडिटर भी तो हो सकता है, ये हमारा पार्टी डीलर भी तो हो सकता है। तो कैसे होगा? अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसकी एंट्री हम क्यों करेंगे? अगर ये मेरा डेटर क्रेडिटर होता तो चलो अशोक डेटर है, बाहर वाला है, तो अशोक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसकी एंट्री हम क्यों करेंगे अपने बुक्स में? हम अपनी एंट्रीज करेंगे। तो अशोक हम ही हैं, पहले तो आपको ये मानना है। तो अशोक अगर हम हैं, पहली लाइन हमेशा जब भी जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में आपकी पहली लाइन ये बिजनेस कमेंस करने वाली, बिजनेस शुरू करने वाली ही होती है। लॉजिकली अकाउंट्स को रियल प्रूफ करना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। तो मान लो अगर मैं ये एंट्री ऊपर से हटा देती हूँ तो आपकी एंट्री आ जाती है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहां से शुरू होती है फिर एंट्री। तो परचेज फर्नीचर आइडियली मतलब लॉजिकली माइंड से अगर आप सोचो तो क्वेश्चन पढ़ने वाला क्या सोचेगा? परचेज फर्नीचर किया कैश पे, 24,000 रुपए का फर्नीचर ले आए और कैश दिया होगा। तो बिजनेस शुरू ही नहीं किया है, बिजनेस में कुछ पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप 24,000 पे करके फर्नीचर कैसे लेके आए? तो वो लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा, आपका कैश नेगेटिव में चला जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कैश हमेशा हमेशा या तो जीरो होता है कि होगा ही नहीं, या पॉजिटिव में पड़ा होगा। नेगेटिव में कैश कैसे पड़ा है? नेगेटिव में कैश नहीं होता है। तो इसलिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश 24,000 की जो एंट्री है, उससे पहले हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा बिजनेस में कि हमारे पास पैसा है। तो इसको लॉजिकली प्रूफ करने के लिए ये क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं एग्जामिनर कि पहला दिखा दिया 1,20,000 रुपए अशोक पहले बिजनेस में कैश ले आया, फंड ले आया, उस फंड से उसने 24,000 रुपए पे कर दिए फर्नीचर में। ये तो उधार पे 36,000 रुपए की एंट्री, ये तो उधार पे, ये पैसे नहीं गए। सोल्ड गुड्स करके 4,800 आ गए हमारे पास। तो 1,20,000 में से 24,000 गए और 4,800 रुपए आ गए बेच के गुड्स, जो पैसा आया। पेड रेंट 3,000 रुपए का कैश में रेंट पे कर दिया। तो कैश कैश एंट्री को जो प्लस माइनस करोगे तो कैश पॉजिटिव आंसर में आएगा, जो हमें चाहिए था। तो इसीलिए फर्स्ट एंट्री हमेशा इस प्रकार की होती है कि जैसे अशोक बिजनेस स्टार्टेड या अशोक कमेंस बिजनेस या वट एवर, कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा, तो ये पर्सन हम खुद हैं। तो हम अपने बुक्स में अपना नाम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे अशोक हम हैं, हमने अपना बिजनेस शुरू किया, तो हम अपने नाम को डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग होती है ना। तो अशोक कमेंस बिजनेस विद कैश में एक तो कैश, और दूसरा क्या है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा कहां से लगाते हैं? कैपिटल से। तो वो वर्ड यहाँ लिखा नहीं है, पर दूसरा वर्ड कैपिटल है। बिजनेस से कैपिटल नहीं होता, कैपिटल हमारी पूंजी होती है। हाँ, समझ जाओ, कैपिटल है, करेक्ट करेक्ट। तो जब भी बिजनेस वर्ड आएगा, कमेंस बिजनेस बीच में भी आता है इंट्रोड्यूस कैपिटल करके, कभी एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत होती है तो कैपिटल से एक ऐसा लेकर आते हैं। तो एक वर्ड है कैश, एक वर्ड है कैपिटल। कोई बिजनेस का अकाउंट नहीं बनेगा, कोई कमेंस का अकाउंट नहीं बनेगा, कोई अशोक का नहीं बनेगा। लॉजिकली क्लियर रखना अपने आप को। तो March 1 अशोक कमेंस बिजनेस विद कैश 1,20,000। तो इससे हमको दो समझ में आए ना, पहली लाइन से हमको दो नाम समझ में आए, अशोक बिजनेस स्टार्टेड वाला, ठीक है। इसमें एक नाम आता है आपका कैश और दूसरा नाम आता है कैपिटल, क्योंकि जो पैसा आपने लगाया है वो पूंजी से ही लगाया होगा, कैपिटल से ही लगाया होगा, ठीक है। तो कैश आपका रियल है, रियल में कहता है डेबिट उसको करो जो आ रहा है, क्रेडिट उसको करो जो जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, आपने कैपिटल से पैसा लगाया है तब कैश बढ़ा है, कैश इंक्रीज हुआ है। कई लोग इसको उल्टा कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो चीज कि कैश आपने बिजनेस में लगाया मतलब कैश को पहले पॉजिटिव दिखाया है। ये वही जो मैंने लॉजिकली दिखाया कि मान लो अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे एक रेंट पे एरिया लेना पड़ेगा। उसका मान लो 20,000 किराया है, 10,000 रुपए का किराया है, 10,000 रुपए एडवांस देना है। तो 2 महीने का किराया मैंने दिया,
20,000 रुपए प्लस मुझे एक लेबर रखनी है 10,000 रुपए की, 30,000 रुपए मुझे चाहिए। सामान लोड करना है लाख रुपए का, तो 1,30,000 रुपए चाहिए अब मुझे। फर्नीचर का कुछ काम, फिटिंग विटिंग का काम भी कराना था, थोड़ा पेंट वेंट का, लाइटिंग वाइटिंग का काम कराना था, 10,000 उसके भी चाहिए। तो मतलब 1,40,000 या 1.5 लाख के करीब मुझको पहले फंड चाहिए। तो वो 1.5 लाख फंड पहले लाने की एंट्री दिखाई जाएगी। तो वो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट आ रहा है इन होने की वजह से डेबिट। कैश अकाउंट बढ़ा, कैश अकाउंट डेबिट। और कहां से आया है? कैपिटल से आया है। कैपिटल मैंने बताया था इसमें कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अपने आप में ही कैपिटल है, कैपिटल क्रेडिट होती है ऑलवेज। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये ट्रांजेक्शन पास होगी पहली, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गई, अशोक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेकंड, तो जो भी मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपने किया हुआ है, तो अगर उसको चेक करना हो तो चेक करते जाना, और लॉजिक क्लियर रखना कि ऐसे क्वेश्चन फिर आपको भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें थोड़े से सिंपल भी हैं और थोड़े से एडवांस भी हैं, तो सारे रूल और रेगुलेशन इसमें कवर अप हो जाएंगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 24,000 रुपए का। अगर यहाँ पर यह भी लिखा होता कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम विजय, तो भी विजय को नहीं ट्रीट करते, कैश को ही लेते, क्योंकि जब कैश और नाम दोनों आ जाता है तो हम कैश को उठाते परचेज सेल के केस। तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश में से फर्नीचर और कैश, गुड, क्योंकि परचेज वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इस एंट्री में आपका एक आएगा फर्नीचर, ठीक है, दूसरा आएगा कैश। कैश आपका रियल है, कैश जा रहा है आ रहा है? जा रहा है, ये हो जाएगा क्रेडिट। फर्नीचर जा रहा है आ रहा है? आ रहा है, तो इन होने की वजह से ये हो जाएगा डेबिट। ये हो गई पहली लाइन, मतलब दूसरा सेंटेंस। तीसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। अगर यहाँ पर लिखता परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑन क्रेडिट, तब भी यही माना जाता। जब वो क्रेडिट कैश नहीं भी बता रहा है, तब भी हम क्रेडिट ही मानेंगे, क्योंकि नाम दे दिया। अगर सिर्फ इतना लिखा होता परचेज गुड्स, जैसे यहाँ लिखा है सेल्स गुड्स, वैसे यहाँ लिखा होता परचेज गुड्स, तो आप इसे नगद मानते, क्योंकि नाम नहीं दिया है। ये रूल्स याद रखने हैं कि कुछ भी नहीं बोल रहा, ना कैश बोल रहा है ना क्रेडिट बोल रहा है, और ना नाम दिया है, तो कैश मानना है। अगर वो परचेज सेल के साथ के एंट्री में नाम लिख दे रहा है, तब भी ये नहीं बताया कि कैश है कि क्रेडिट है, तब भी क्रेडिट मानना है, क्योंकि नाम दे दिया है। नाम भी दे दिया है, कैश भी लिख दिया है, तो कैश मानना है। नाम दे दिया है, क्रेडिट लिखना है, तो क्रेडिट मानना है। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, उधार पे हमने खरीदा होगा तभी इसने विजय का नाम दिया। ठीक है, 36,000 रुपए का परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। तो ये वाली लाइन में बताओ, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, दो नाम बताइए क्या आएंगे? हाँ, तो एक नाम आएगा आपका परचेज, क्योंकि गुड्स का अकाउंट नहीं बनता है। दूसरा नाम आएगा विजय, क्योंकि विजय पार्टी है। विजय आता है पर्सनल में, परचेज आता है या तो रियल ट्रीट करो इसको या नॉमिनल ट्रीट करो। मान लो हम नॉमिनल ट्रीट करते हैं, तो नॉमिनल में ये एक्सपेंस है, परचेज करना एक खर्चा है, एक्सपेंस होता है डेबिट। ऐसे विजय कौन है? आपका गिवर है, वो आपको आपके गुड्स दे रहा है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ये एंट्री हो जाएगी आपकी यहाँ पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स। अब यहाँ पर ना कैश बोल रहा है, ना क्रेडिट बोल रहा है, और ना ही नाम दिया हुआ है, तो हम उसे कैश ट्रीट करेंगे, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है। तो माल मैंने आज बेचा, जब तक मैं ये स्पेसिफाई ना करूं कि माल मैंने विजय को बेचा, तो ये उधार पे है। माल मैंने विजय को कैश पे बेचा तो कैश है। माल मैंने विजय को उधार पे बेचा तो उधार है। ठीक है, और जब कुछ भी ना बोले, कोई नाम भी नहीं दे रहा, कैश क्रेडिट कुछ नहीं बोल रहा, तो लेट्स ट्रीट कैश, क्योंकि नाम दिया नहीं है, नाम हम एज्यूम नहीं कर सकते। तो सोल्ड गुड्स 48 रुपए का, सेल्स और कैश, सोल्ड गुड्स, बस ये लाइन लिखी है। तो यानी एक बनेगा आपका सेल्स और एक बनेगा कैश। कैश रियल है, माल बेचने से कैश जा रहा है या आ रहा है? आ रहा है, तो ये इन होने की वजह से डेबिट हो जाएगा। सेल्स आपका नॉमिनल नेचर है, नॉमिनल नेचर कहता है इनकम है तो क्रेडिट करो, तो ये इनकम है, इसलिए ये होगी क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री पास होगी। पेड रेंट, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, सेम बात, कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा, रेंट पे किया है कैश पे किया होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये एंट्री आ जाएगी, फिफ्थ नंबर की एंट्री, पेड रेंट। बता दो नाम, एक कैश, दूसरा रेंट। ठीक है, रेंट जो आपका होता है वो आपके लिए नॉमिनल नेचर होता है, खर्चा या इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट होगा। कैश आपका है रियल, जा रहा है, रेंट पे किया ना, जा रहा है, क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री पास हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अरुण। अरुण को अब सोल्ड गुड्स किया, बिल्कुल सेम लाइन है, बस आगे दो वर्ड और ऐड हो गए, टू अरुण। इसका मतलब ये कैश पे, उधार पे, उधार पे सोल्ड गुड्स टू अरुण 9,000, अरुण 9,000 रुपए। तो ये आ जाएगा आपका सोल्ड गुड्स टू अरुण। ये एक तो आ गया सेल्स, दूसरा अरुण। अरुण आपका रिसीवर और गिवर में से कौन है? ये हुआ पर्सनल वाला। हाँ, तो अभी अरुण रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है, सामान हम उसको बेच रहे हैं, वो सामान हमसे रिसीव कर रहा है, तो ये रिसीवर होने की वजह से हो जाएगा डेबिट। सेल्स आपका सेम नॉमिनल नेचर है, इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, तो अरुण अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगे कि जब हम सेल करते हैं कैश पे, तो सेल तो क्रेडिट ही होती है, कैश डेबिट होता है। और जब हम उधार पे करते हैं तो सेल तो क्रेडिट ही होती है, पार्टी डेबिट होता है। ऐसा धीरे धीरे आपको ये सेंटेंसेस याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जर्नल एंट्रीज के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अरुण रिटर्न गुड्स, अरुण ने रिटर्न करे गुड्स हमें, तो इससे पहले आपने उसे बेचा भी होगा, तो आपने उसे 9,000 का सामान बेचा था, उसने 450 का सामान हमें वापस कर दिया। तो ये बिल्कुल जो सेल्स की एंट्री हुई थी, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट एंट्री आपको करनी होती है जो सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है। सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स की ऑपोजिट एंट्री होती है। अरुण रिटर्न गुड्स में दो वर्ड्स आप निकालोगे, अरुण रिटर्न्स गुड्स। ठीक है, एक क्या नाम आएगा? अरुण। दूसरा सेल्स रिटर्न, पूरा नाम लिखा जाएगा, खाली रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न बोलोगे। इसको दूसरे शब्दों में रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। वो रिटर्न जो वापस आ रही है उसे हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो इसे हम एक तरीके से सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड में भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आया अरुण। अरुण आपका रिसीवर, गिवर कौन है पर्सनल में? ये आपका गिवर है, क्योंकि ये मुझे माल वापस दे रहा है ना, तो ये गिवर है, तो गिवर होने की वजह से ही हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, गिवर होने की वजह से ही क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न आपका बिल्कुल सेल्स का ऑपोजिट है, मतलब सेल्स आपकी क्रेडिट होती है तो ये डेबिट होगा। तो वैसे सेल रिटर्न क्या होता है? सेल्स करना आपका इनकम को बढ़ाता है, सेल का वापसी आना आपके इनकम को कम करता है, लॉस है एक तरीके का आपका ही। तो ये एक तरीके का लॉस या एक्सपेंस ट्रीट होता है ये, इसकी वजह से ये हो जाएगा डेबिट, क्योंकि लॉस एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट होती है, परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, ऐसे समझना है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम दिनेश। बॉट का मतलब खरीदना, तो बॉट एक अलग भाषा में बोल रहे हैं परचेज को, कभी कभी परचेज गुड्स लिखा होगा, कभी कभी बॉट गुड्स लिखा होगा, सेम ही लाइन है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, बॉट गुड्स फ्रॉम दिनेश। तो सेम ही एंट्री है, बस विजय की जगह दिनेश करना है। बॉट परचेज को कहते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम दिनेश। तो एक वर्ड निकालो, एक क्या आएगा? परचेज। तो बॉट का कोई अकाउंट नहीं बनता है, उसके बदले में हाँ परचेज का अकाउंट बनता है। तो दिनेश आपका हो गया पर्सनल, परचेज आपका हो गया नॉमिनल। नॉमिनल में ये एक्सपेंस है, इनकम है, एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पर्सनल है, तो ये रिसीवर है, गिवर है? गिवर है, वो सामान बेच रहा है हमको, हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो मेरा गिवर हो गया, तो गिवर क्रेडिट होता है, इस तरीके से मान के चलेंगे।
नेक्स्ट, रिटर्न फ्रॉम दिनेश। दिनेश से मतलब रिटर्न गुड्स टू दिनेश, दिनेश को हमने रिटर्न कर दिया गुड्स, यानी ये कौन सी रिटर्न है? परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न? परचेज रिटर्न है ये, ठीक है। हमने पहले उससे परचेज किया, फिर हमने उसी को रिटर्न कर दिया, तो हमारा परचेज रिटर्न हुआ ये। यहाँ पर सेल रिटर्न था, हमने उनको बेचा और उन्होंने मुझे वापस करा, तो सेल के बदले में ये सेल रिटर्न था, ये परचेज के बदले में परचेज रिटर्न है। तो रिटर्न गुड्स फ्रॉम दिनेश। नेक्स्ट सेंटेंस, रिटर्न गुड्स टू दिनेश। दिनेश को आपने वापस कर दिया गुड्स, एक नाम तो दिनेश ही है। दूसरा है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो, जा रही है वापस। रिटर्न जो भेज रहे हो उसे रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, रिटर्न जो आ रही है उसे रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। परचेज आपका कैसे समझोगे? परचेज आपका खर्चे को बढ़ाता है, तो परचेज का विपरीत आपके इनकम को बढ़ाता है, तो परचेज रिटर्न आपकी इनकम की तरह ट्रीट होगी, फायदा है। हाँ, आपने अगर 4 लाख का किसी से माल परचेज किया तो वो खर्चा हुआ 4 लाख का, लेकिन अगर आपने 1 लाख का माल वापस कर दिया तो आपको सिर्फ 3 लाख ही तो देने हैं, तो वो जो खर्चा था उसको कम करने के लिए उसे इनकम में दिखाना पड़ता है। परचेज रिटर्न इज इनकम, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। दिनेश, दिनेश आपका पर्सनल में आता है, और ये अभी के लिए मेरा रिसीवर है, क्योंकि हम इसे वापस कर रहे हैं, ये रिसीवर है, तो ये हो जाएगा डेबिट, डीआर। नेक्स्ट, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग के लिए आपने पे किया है पैसा 1500 रुपए। पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब बताइए नाम पहला, तो इसमें एडवर्टाइजिंग के लिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करके नाम लिखेंगे। दूसरा, कैश लिखा नहीं है, साइलेंट है, कैश रहेगा। कैश आपका रियल होता है, जा रहा है आ रहा है? जा रहा है, पैसे पे कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट का खर्चा पे कर रहे हो। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट मतलब कैश जा रहा है आउट, और एक्सपेंस आपका डेबिट होता है, नॉमिनल नेचर, तो ये डेबिट होता है, ठीक है। तो पेड फॉर एडवर्टीजमेंट डन। अब एक अभी तक जो आप देख रहे थे वो सिंगल सिंगल डेबिट सिंगल सिंगल क्रेडिट था, अभी तक ऐसे ड्यूल वाला कोई एंट्री नहीं आई कि 2 डेबिट 1 क्रेडिट इस तरीके का। तो अब इसमें वो वाली एंट्रीज भी आपको दिखाई दे सकती है, ये वाली तो अभी सिंपल ही एंट्री है, डबल वाली एंट्री भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, पेड फॉर स्टेशनरी इसी तरीके से क्या रहेगा? पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी में एक नाम आएगा स्टेशनरी, दूसरा कैश, तो स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ये एक जैसा है, जैसे पेड फॉर स्टेशनरी, पेड सैलरी, पेड स्टेशनरी, पेड सैलरी, तो स्टेशनरी में स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश जाता है तो कैश क्रेडिट होता है। सैलरी में सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट में रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, विजय में विजय डेबिट कैश क्रेडिट। ये जो एक जैसे दिख रहा है ये एक जैसे हो गए। पेड म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस डेबिट कैश क्रेडिट, प्रिंटिंग चार्जेस डेबिट कैश क्रेडिट, एक जैसी एंट्रीज हो गई है। हाँ, अब देखिए ड्रॉइंग, ड्यू फॉर पर्सनल यूज, ड्यू मतलब निकाले, फॉर पर्सनल यूज के लिए हमने निकाले, क्या निकाले? क्या साइलेंट होता है? जिस एंट्री में कुछ नहीं लिखा तो वो साइलेंट होता है ना वर्ड। कैश, कैश, कैश साइलेंट होता है, जैसे पेड फॉर स्टेशनरी लिखा नहीं है कैश, बट कैश में पे करिए, तो पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, क्या निकाल लिए? कैश। जब कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब वो कैश कह रहा है। तो इसकी कहानी ऐसे समझ लो कि मतलब हमारे जो ऑफिस है, ऑनर जो है, मान लो हम ऑनर है, तो हमारा ये ऑफिस है, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस की इनकम सब ड्रॉर से होती है। तो ड्रॉर में 1 लाख रुपए पड़े थे, मुझे 20 हजार की जरूरत थी, क्योंकि मुझे घर का पर्सनल फोन खरीदना है, तो मैंने ऑफिस के 1 लाख से 20 हजार रुपए निकाल के घर का जो फोन खरीदना था खरीद लिया। अब फोन तो आया है, फोन डेबिट है, बट फोन यहाँ का नहीं है, फोन घर का है। घर के तो जितने भी इक्विपमेंट्स है या जितनी भी इनकम एक्सपेंस है वो तो यहाँ रिकॉर्ड होते ही नहीं है, वो तो डेबिट क्रेडिट में शामिल होते ही नहीं है, तो फोन हम लिख नहीं सकते। और कैश घटा है ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 1 लाख कैश था, आपको ये रीजन बताना पड़ेगा कि 20 हजार रुपए आपका घट गया है, अब आपका 1 लाख नहीं है ड्रॉर में, वो 80 हजार है जो बिजनेस का कैश था। बिजनेस का कैश 1 लाख से घट के 80 हजार हो गया है, तो वो 20 हजार रुपए बस ये दिखाना है कि घर का खर्चा हो गया, घर के खर्चे का एक अकाउंट बनाना है, तो उस अकाउंट का नाम है ड्रॉइंग्स, इसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट आपका डेबिट होगा,
और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। अगर ऐसा लिखा है कि ड्रू फॉर पर्सनल यूज, तो यहां पर पर्सनल यूज को कहते हैं ड्राइंग्स। तो एक वर्ड निकलेगा ड्राइंग्स और दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो वर्ड निकलेगा वो कैश। कैश विड्रॉ कर लिया, कैश गया, जाता है तो कैश क्रेडिट होता है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स एक तरीके की, आप सीधा समझ लो, ड्राइंग्स कैपिटल का उल्टा होता है, तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। कुछ वर्ड्स हमेशा क्लियर है ना, जैसे जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है और कैपिटल होता है, वो होता है आपका क्रेडिट। जितना भी आपका एसेट्स होता है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ये आपके डेबिट होते हैं। उसी तरीके से इनमें से जो निकल कर आया कैपिटल वर्ड, ये हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन ड्राइंग्स इसका उल्टा होता है, डेबिट होता है। सेल्स, कुछ चीजें फिक्स कर लो दिमाग में, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है। परचेज रिटर्न अगर आपने किया, क्रेडिट होगा क्योंकि उल्टा है, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा है। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न है। परचेज यदि डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल यदि क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होगा। ये तो इसमें आपको रूल ना भी लगाओ लगाओ तब भी चल जाएगा, याद रखने वाली बात है बस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, जो आ रहा है वो डेबिट होता है, जो जा रहा है वो क्रेडिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है, रिसीवर डेबिट होता है, ये तो याद रखना ही है, ठीक है। तो एक तो इन चीजों को याद रखो, ये आपको बार बार दिखाई देंगी, तो बार बार से आपको थोड़ा याद कर लो तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, ऐसे आपको कुछ डबल डबल एंट्री नहीं निकलती है, ये तो आप कर लोगे। रिसीव फ्रॉम अरुण, अरुण क्रेडिट कैश डेबिट, कैश सेल भी कर लोगे, पेड टू विजय डेबिट कैश क्रेडिट, कैश सेल भी कैश डेबिट सेल क्रेडिट। बाकी तो हो ही गए नॉर्मल है ये सारी एंट्रीज। थोड़ी सी ड्यूल वाली एंट्रीज आती है जो डबल डेबिट और डबल क्रेडिट की होती है, एक बार वो देख लीजिए। सिंपली एंट्री दी है इन्होंने भी, इस टाइप की एंट्रीज है वो। कैश पेड इनटू बैंक तो चलो हो गया। बॉट स्टेशनरी परचेज किया है तो स्टेशनरी और कैश। बॉट गुड्स और कैश में परचेज और कैश। सोल्ड गुड्स और कैश में सेल्स और कैश। बॉट ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम प्रमोद एंड ब्रोस एंड पेड 100 रुपीज कार्टेज, ये डबल एंट्री है, ठीक है। बॉट फर्नीचर फ्रॉम प्रमोद एंड ब्रोस, तो प्रमोद एंड ब्रोस से हमने फर्नीचर बॉट किया, लिखा नहीं है कि कैश पे बॉट किया या उधार पे किया, तो ये उधार पे ही किया है क्योंकि नाम दे दिया है कंपनी का, ठीक है। तो एक नाम फर्नीचर, दूसरा नाम प्रमोद एंड ब्रोस। एक नाम इसमें आएगा फर्नीचर, दूसरा आएगा प्रमोद एंड ब्रोस, तीसरा एक और नाम भी इसी सेंटेंस में आ गया, एंड पेड 100 रुपीज कार्टेज, 100 रुपए पे कार्टेज पे किया, तो इसमें भी एक तो कार्टेज आ गया, एक कैश भी आ गया, ठीक है। तो या तो इसे कंबाइन एंट्री करो या अलग से कर लो, तो ये अलग से एंट्री बनेगी। ये वाली मैं अलग से बता रही हूँ आपको कि एक आपका कार्टेज जो पे किया वो भी आएगा और दूसरा आपने जो कैश पे किया है वो भी आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि प्रमोद एंड ब्रोस का 2500 रुपए का आपका ऑफिस फर्नीचर है और पेड 100 रुपीज एज कार्टेज पे किया, तो फर्नीचर आया प्रमोद एंड ब्रोस से उधार पे 2500 रुपए और कार्टेज हाथों हाथ पे कर दिया है, ठीक है। तो वही 100 रुपीज की अलग है, 2500 की अलग है। अगर इसमें कुछ ऐसा लिखा होता कि बॉट फर्नीचर फ्रॉम प्रमोद एंड ब्रोस एंड दे इंक्लूड 100 रुपीज एज कार्टेज ऑल्सो, ये लाइन लिखते कि दे इंक्लूड 100 रुपीज एज कार्टेज ऑल्सो, पेड वर्ड नहीं बोलता, पेड मतलब कि कैश गया, और वहां लिखता कि इट इंक्लूड दे आर इंक्लूड्स 100 रुपीज एज कार्टेज, तो मतलब 2600 रुपए का आपका टोटल खर्चा होता प्रमोद एंड कंपनी के नाम पे, और आधा पैसा मतलब पार्शियल पेमेंट 2500 रुपए फर्नीचर के आगे आती है और कार्टेज आगे 100 रुपीज आती है, तो कंबाइन करते। यहाँ पे इसने बोला पे कर दिए कि तुमने कैश उसके तो पे कर दिए 100 रुपए कार्टेज के, पर अभी 2500 फर्नीचर के पे नहीं किया, तो इसीलिए फर्नीचर आपका होगा 2500 रुपए से डेबिट, आ रहा है ना, खरीदा आपने,
और प्रमोद एंड ब्रोज आपका गिवर है, आपको देने वाला है, तो ये होगा 2500 रुपए से क्रेडिट। सेम कार्टेज आपने पे कर दी 100 रुपए की, डेबिट, खर्चा होता है डेबिट। कैश 100 रुपए से क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है, गोज आउट। ठीक है, अगर ये बोलता कि दे इंक्लूड 100 रुपीज एज कार्टेज ऑल्सो, तो हम करते प्रमोद एंड कंपनी को, जो प्रमोद एंड कंपनी का नाम है, उसको टोटल अमाउंट से क्रेडिट करते कि अच्छा ये लोग 2600 रुपए लेंगे हमसे, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, फर्नीचर के कह रहे हैं 2500 रुपए दो, और कार्टेज के आप 100 रुपए दो, वो ये कह रहे हैं। समझ गए? तो इसका मतलब फर्नीचर आया डेबिट, कार्टेज खर्चा है डेबिट, प्रमोद एंड कंपनी गिवर है क्रेडिट। तो 2 डेबिट 1 क्रेडिट है इसमें, अगर ये कहते हैं कि दे इंक्लूड 100 रुपीज एज कार्टेज इन फर्नीचर अमाउंट, तो हम ऐसे एंट्री करते हैं, अलग अलग दिखाते हैं। इस केस में आपके 2 डेबिट है, उसको मिलाकर 1 क्रेडिट आ रहा है। 2600 रुपए 2600 रुपए, LHS RHS इक्वल आता है, डेबिट क्रेडिट इक्वल आता है। एक ड्यूअल एंट्री इस तरीके की मैं आपको बता देती हूँ कौन सी है। ये है रिसीव फ्रॉम प्रवीण 1250 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आपने प्रवीण से एक 1250 रुपए कलेक्ट किए हैं, लेकिन फुल सेटलमेंट के साथ। जब ये 2 वर्ड आते हैं फुल सेटलमेंट, तब आता है डिस्काउंट। सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट। मैंने मतलब हमारी कंपनी ने किसी कंपनी से 5000 का सामान खरीदा, तो आज 5000 की एंट्री हुई। कल हम जब उसे पे कर रहे हैं 4500 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं खत्म करो ना, 500 रुपए छोड़ो, बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके पुराने कस्टमर हैं वगैरह वगैरह करके, तो आप ये 100 रुपीज का मतलब 500 रुपए का हमें लेस दे दीजिए, हम आपसे और बिजनेस देंगे, ये वो करके। तो जो हमने 5000 का माल खरीदा था, हम उसे 4500 कैश दे रहे हैं और वो मान गया हमारी बात, तो वो अपने अकाउंट्स में भी लिखेगा कि इस हमारे हम जैसे लोगों से 5000 आने थे पर 4500 आ रहे हैं, 500 का लॉस। और हम अपने अकाउंट में भी लिखेंगे कि हमें जो 5000 पे करने थे, उससे हमें फुल सेटलमेंट के बाद सिर्फ 4500 पे करना। तो फुल सेटलमेंट मीन्स डिस्काउंट, कि देने कुछ ज्यादा अमाउंट है और कम अमाउंट देना पड़ रहा है, तो बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो हमें डिस्काउंट दिखाना पड़ता है जब फुल सेटलमेंट होती है। तो ये रिसीव्ड वाला अमाउंट है, हमने कुछ बेचा होगा प्रवीण को जो 1250 के ज्यादा का कीमत का होगा, और वो मुझे आज 1250 दे रहा है, मतलब डिस्काउंट है। तो पहले ऊपर पढ़ना पड़ेगा आपको प्रवीण से जितना भी केस है। तो प्रवीण की ऊपर तो कोई एंट्री नहीं है, प्रवीण की सीधा जाके यही एंट्री देखो, तो दोनों एंट्री आपको याद रखनी है। वो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू प्रवीण 1300 रुपए, हमने प्रवीण को 1300 रुपए का माल बेचा था, आइडियली उसे 1300 रुपए ही आने चाहिए थे, वो मुझे 1250 22 तारीख को पे कर रहा है और कह रहा है बस इसमें काम चला दो, खत्म करो। तो 50 रुपए डिस्काउंट हो गया, 50 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स आए, बताओ कौन कौन से? नहीं नहीं, हमें सिर्फ इस वाले को देखना है, इसमें, हाँ इसमें से बताओ, एक नाम बताओ। प्रवीण, प्रवीण तो आएगा ही, कैश भी आएगा, डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट में 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक अलाउड होता है, एक रिसीव्ड होता है। अगर हम पैसे दे रहे होते तो वो डिस्काउंट रिसीव होता, क्योंकि हम पैसे कम देंगे तो बैलेंस मुझे डिस्काउंट रिसीव में प्रॉफिट होगा। अगर हम किसी से कैश ले रहे हैं तो तुमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है कि कम पे कर दे, तो तुम्हारा लॉस है। पेमेंट का उल्टा होता है डिस्काउंट, पैसे मेरे हिसाब से जा रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव कंडीशन है उसमें, पैसे आ रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड कंडीशन है। तो ये डिस्काउंट अलाउड कंडीशन है क्योंकि पैसे मेरे पास आ रहे हैं, प्रवीण मुझे पैसे दे रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, कैश आपका आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, ये होगा डेबिट। और प्रवीण आपका है गिवर, गिवर होने की वजह से ये होगा क्रेडिट। अब अमाउंट देखो, प्रवीण से जो प्रवीण के नाम के आगे, पार्टी नेम के आगे हमेशा फुल बैलेंस आता है, टोटल अमाउंट आता है। तो जो प्रवीण है उसका जो टोटल बैलेंस था वो 1300 रुपए था, 1300 में से वो मुझे 1250 दे रहा है, तो कैश मेरा डेबिट होगा सिर्फ 1250 से, लेकिन बाकी का डिस्काउंट में डेबिट होगा 50। तो इसका मतलब ये एंट्री ऐसे हुई है, 2 डेबिट 1 क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट 1250 प्लस डिस्काउंट अलाउड डेबिट 50 रुपए इज इक्वल टू प्रवीण क्रेडिट विद 1300 रुपए।
तो हमारा जो डेबिट है और जो हमारा क्रेडिट है वो इक्वल है। ये एंट्रीज आपको डबल डबल एंट्री होती है वो भी समझनी होंगी, इसी तरीके से होती है। ये प्राइवेट एक्सपेंस नाम आ गया, फिर से वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली ट्रांजेक्शन आपको मैं भेज देती हूँ, सेंड कर देती हूँ, ये वाली एक तो एंट्रीज कर लेना। और एक बारी आप देख लो जरा इसका फॉर्मेट बनता है कैसे। जर्नल एंट्रीज को अब आपको फॉर्मेट में करना है। ऐसे डेबिट क्रेडिट स्टाइल में जो हम रफ में कर रहे थे, अब आप उसे रफ में करिए। फाइनल में आपको उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर करना है। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है, 5 कॉलम्स होते हैं, उसमें प्रॉपर लाइन डलती है। स्केल लेना पड़ेगा आपको, स्केल से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी प्रॉपर। हाँ, बट वो टाइम टेकिंग हो जाता है, धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये इजी हो गया है। तो अब आप सीधा जर्नल एंट्री बनाओ और उसी में एंट्री करो, जिस एंट्री में आप अटको वो आप रफ में बना के फेयर में कर लो, पर पूरा पूरा क्वेश्चन दो दो पैटर्न में मत करो, वो टाइम लग जाएगा। ये पहले तो इसका लेंथ ज्यादा है तो मैं कॉपी का पेज थोड़ा कम कर रही हूँ। अब मैंने मार्जिन सेट कर दिया कि मेरी कॉपी इतनी ही बढ़ रही है। ये साइज है कॉपी का, ये लेफ्ट वाला पेज है, ठीक है। बीच में आपको पार्टीशन कुछ नहीं देना है। मैं कॉपी के 2 हिस्से बना रही हूँ, तो मैं पहला पेज दे रही हूँ कॉपी का, वो ये रहा लेफ्ट वाला। अच्छा, क्या करना होता है आपको कॉपी में, लेफ्ट के बिल्कुल कॉर्नर से जहां कॉपी का एंड है, उसके राइट कॉर्नर जहां पे उसका राइट एंड है, वहां तक की एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये जो अकाउंट्स बनते हैं ये बॉक्सेस में बीच में नहीं बनते हैं, ये बिल्कुल लेफ्ट से लेकर के राइट तक बनते हैं। तो जो आजू बाजू की लाइन है वो हम ड्रॉ नहीं करते, वो आपके कॉपी का जो पेपर का जो लाइन जा रही है वही हो जाता है। उसमें आप वो वाली लाइन भी शामिल कर लो जो सीरियल नंबर लिखने के लिए लाइन होती है ना, उसे भी ऐड कर लो, बिल्कुल कोने में ले जाओ लाइन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आपको डबल लाइन करनी है, ये हेडिंग्स लिखने के लिए होती है। हेडिंग्स जितनी भी होंगी इस पे लिखी जाएगी। अब आपको कॉलम्स बांटने, कॉलम्स बांटने, पहला वाला कॉलम थोड़ा इतने साइज का जितने में डेट लिखी जाए उतने साइज का आप बनाएंगे नीचे तक, बिल्कुल आखिरी तक कॉपी पे ले जाना। ये पहला साइज है डेट का कॉलम। इतने ही साइज के 2 कॉलम बिल्कुल साइड में बने, एक ये रहा और एक ये। लगभग लगभग सेम होने चाहिए, ऐसे स्केल से मापने नहीं बैठना कि इसमें इंचेस का भी फर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, देखने में सेम लगना चाहिए। अब एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर दूं और एक यहाँ कर दूं तो वो देखने में सेम नहीं लग रहा है ना, तो बस वो फर्क पता चलना चाहिए। तो ये दोनों एकदम सेम दिखने चाहिए, ऑलमोस्ट ये भी उन्हीं के बराबर है, ये डेट का कॉलम है, ये तो अमाउंट के कॉलम। एक बराबर में और कॉलम आता है बिल्कुल पतला सा, जिसका कोई यूज नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आपको बनाना है क्योंकि इसके ना बनाने के 1 नंबर कटते हैं, ठीक है। ये कॉलम होता है सीरियल नंबर का, लेजर फोलियो कहते हैं इसको। बन गए। अब ये जो बीच का पार्ट निकला ये वाला, इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर एरिया जहां पर हम एंट्री करेंगे। ये पूरे 5 कॉलम्स में डिवाइडेड है। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से पूरा बनाते हुए मत कीजिएगा। जैसे आपने पहले ये लाइन ड्रॉ की, फिर आपने ये लाइन ड्रॉ की, क्योंकि सीक्वेंस तो यही बनता है, फिर ये ड्रॉ करोगे फिर ये ड्रॉ करोगे तो लास्ट में मार्जिन गड़बड़ हो जाए। तो पहला कॉलम डेट का बनेगा, फिर एलएफ पर्टिकुलर ये सब नहीं बनाना, राइट साइड में 2 लाइनें खींचनी है ताकि अमाउंट के लिए एक लिमिट सेट हो जाए। फिर एक एलएफ का कॉलम बनाना है आपको, और ये लास्ट में आपका रिजल्ट है, ये खुद ही निकल के आ गया है। ये सबसे बड़ा एरिया चाहिए था, तो ये खुद ही निकल के आ जाएगा। हमेशा ऐसे करके बनाते मत लग जाना, पहले ये वाला बना दो, लास्ट वाले फिर 2 बना दो, फिर बीच का अपने आप आ जाएगा आंसर, ऐसे। तो कॉलम्स कैसे हैं, इसे हम कहते हैं डेट का कॉलम। तो यहां पर डेट का कॉलम आएगा, ठीक है, डेट का कॉलम है ये, तो हम यहाँ पे डेट लिख देंगे। पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम है एलएफ का। एलएफ होता है लेजर फोलियो, ये यहां लगता है एलएफ का कॉलम। एक आता है आपका डेबिट रुपीस, और एक आता है क्रेडिट रुपीस। ये आ गया आपका डेबिट रुपीस। डेबिट का कॉलम पहले होता है, क्रेडिट का कॉलम बाद में होता है।
ये आपका क्रेडिट। ये टोटल आपका पूरा अकाउंट हो गया है। सबसे ऊपर हम लिखते हैं जर्नल, तो वो जर्नल लिखा जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं बस कैपिटल लेटर्स में जर्नल, नॉट जर्नल एंट्री, ओनली जर्नल। सबसे ऊपर टॉप में सेंटर में लिख देते हैं, ऐसे हो गया। तो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट, इस तरीके से पूरा नाम आएगा। ठीक है, तो इस कॉलम में इस तरीके से आपको करना होता है। अब कैसे आता है, जैसे आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का रेफरेंस लेते हैं ये वाला। तो इस क्वेश्चन में लिखा है 2018 का जनवरी 1, 2018 का जनवरी 1। तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ता है। आप ऊपर लिखेंगे डेट वाले कॉलम में 2018, क्योंकि आपको पता है कि 18 का क्वेश्चन है। तो आप ऊपर वाली पहली लाइन जो आपकी कॉपी की लाइंस बनी होती है, तो पहली लाइन में ईयर लिख के छोड़ दीजिए। 2018 हो गया। अब आपको पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट करना है। जैसे बिजनेस स्टार्ट वाला होता है, ये तो खैर कैश कैश पेड इनटू बैंक बोल रहा है। यहाँ पे लिखा होता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 20,000 रुपए, जनवरी 1। तो आप यहाँ पे लिखते हैं जनवरी 1, जनवरी 1, इस तरह से। बार बार 2018 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपने ऊपर ही लिख दिया एक बार। तो 2018 वाली लाइन जो आपने लिखी है, उस पूरी लाइन में कोई एंट्री नहीं होगी अलग कॉलम्स में, लेकिन जनवरी 1 में एंट्री करोगे प्रॉपर। ठीक है, इसकी कुछ रूल समझ लो। डेबिट ऊपर आता है, जो लाइंस में जो एंट्री में डेबिट करना है वो डेबिट ऊपर आता है, क्रेडिट नीचे आता है, पहला। दूसरा रूल, डेबिट कॉर्नर से आता है, बिल्कुल यहां से शुरू हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट थोड़ा सा स्पेस देके आता है, ताकि ताकि जो आपकी जो लाइंस जा रही है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइंस ना जाए, अकाउंट ना जाए, ऐसे ऐसे जाए। क्योंकि एक जैसे कैश लिखा है, कैश डेबिट, तो कैपिटल क्रेडिट नीचे होगा, थोड़ा सा हटके। तो ये ऐसे ऐसे जाती है लाइंस। तो वो स्लाइड्स में जब जाती है, तो ये लॉजिक है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी आपने थ्योरी लिखा है, एक छोटा सा है, थ्योरी का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आपने भर दिया पूरा, पूरे पेज पे थ्योरी 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 भर दी, ना कोई पॉइंट्स है, ना स्पेस है, ना एक लाइन छोड़ी है, ना पैराग्राफिकली लिखा उसको, तो पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को लगेगा कहानी लिख दी। लेकिन अगर आप उस आंसर को और डायनेमिक बनाओ, कि थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा, फिर एक लाइन दो लाइन छोड़ के आपने पॉइंट्स में डेकोरेट किया, तो पॉइंट भी, एक पॉइंट के बाद जब दूसरा पॉइंट होता है तो स्पेस होता है, तो वो अलग अलग दिखता है, तो रीडेबल होता है। वैसा है कि इसको थोड़ा सा ऐसा करना है कि अकाउंट्स में रीडेबल हो। तो जिससे कैश अकाउंट मुझे डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, एक्सेल पे जो हमने किया था। मान लो ये पहली एंट्री है, ये वाली, कैश अकाउंट डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। इतना आप रफ में करके रखो। अगर आपको याद नहीं हुई है चीजें, तो आप पहले रफ में कर निकालो इसको। पहले दिमाग में ये रख लो कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। जब आंसर आ जाए तब आपको ये शुरू करना है फाइनल में। तो कैश डेबिट करना है तो कैश ऊपर आएगा, कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल नीचे आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट होगा, इस कॉर्नर से ही शुरू हो जाएगा। तो आप लिखोगे कैश अकाउंट। ये सेंटेंस केस ऐसे आते हैं, जैसे 2 या 3 शब्द है, तो हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। ये अकाउंट्स में लिखने का तरीका है। जैसे मैंने लिखना है कैश अकाउंट, तो 2 वर्ड्स हो गए, एक कैश और एक अकाउंट। तो सी कैपिटल, ACH स्मॉल, ए कैपिटल, सी स्मॉल। ऐसे ही लिखेंगे हमेशा, ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। ए कैपिटल, सी स्मॉल। मान लो प्रकाश कुमार गुप्ता अकाउंट होता, तो प्रकाश में P कैपिटल, बाकी स्मॉल। कुमार में कैपिटल होता, गुप्ता में G कैपिटल होता, अकाउंट में A कैपिटल, ऐसे कर। ठीक है, तो कैश अकाउंट जनवरी के सामने कोने से थोड़ा बहुत हल्का सा स्पेस छोड़ के कैश अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट नीचे, C कैपिटल, A कैपिटल। कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आए। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा, स्पेस छोड़ के, ऑलमोस्ट पहले वाले वर्ड का हाफ से शुरू करो। और इससे पहले एक रूल है, टू भी लगता है इसमें लिखने के लिए। ये पहचान होती है, टू पहचान होती है क्रेडिट दिखाने की। ठीक है, कैश अकाउंट में डेबिट दिखाने की ऐसे टू और कुछ नहीं लिखना था, लेकिन कैपिटल से पहले टू लगाना जरूरी है, क्रेडिट शो करना। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। अब डेबिट में टू या बाय कुछ लगाया तो है नहीं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक 3-4 डॉट्स लगा के DR लिखते हैं डेबिट वाले कॉलम के सामने, इसी कॉलम में
बिल्कुल उस लाइन के ऊपर। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट के आगे पीछे टू बाय नहीं है तो उसके साइड में डी आ रहा है। कैपिटल के बाद सी आर या कुछ नहीं है तो इससे पहले टू है। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा जितने से भी शुरू किया था, 1,20,000 से शुरू किया था तो 1,20,000 रुपए डेबिट के सामने और 1,20,000 रुपए क्रेडिट के सामने, ऐसे। तो आप देखोगे कि आपका अकाउंट भी ऐसे स्लाइड्स में जा रहा है टेढ़ा, अमाउंट भी ऐसे स्लाइड में जा रहा है टेढ़ा। तो सेंटेंसेस टाइप का नहीं बनेगा। जब आप पूरा पूरा इसको भर दोगे ना पूरे पेज को, तो आपको नजर आएगा हर एक एंट्री अलग अलग शो हो रही है। विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी इससे। ये साइंस से बनाया गया टेक्निक, जो ये बनाई गई ये साइंटिफिक रीजन से बनाई गई। अच्छा, उसके बाद एक जो आपने काम किया है ये सिर्फ अकाउंट्स वालों को पता होता है। कंपनी में भी जिसको कॉमर्स आती है उसको पता होता है कि अच्छा ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, बिजनेस में पैसा लगाया है। तो हम समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे। जिनको अकाउंट से आती है वो नहीं समझ पाएंगे। तो उनके लिए हम एक लाइन लिखते हैं, उसको कहते हैं नरेशन। शॉर्ट में लिखनी है तो ऐसे लिखते हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, या ऐसे लिख सकते हो कि बिजनेस स्टार्टेड इन कैश। इस तरीके का एक ब्रैकेट बना के आप सेंटेंस लिखते हो, एक ही लाइन में आना चाहिए, ओनली वन लाइन, इसी के नीचे जस्ट। बस अब आप इसको क्लोज कर देते हो, सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम को, सबको नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम को क्लोज कर देंगे, फिर दूसरी एंट्री करें। ऐसे पूरे में लाइन डाल, पूरे लाइन तब डालनी जब एक क्वेश्चन खत्म हो जाए। इसी तरीके के सारे करने हैं आपको। इसके मैं क्वेश्चन भेज देती हूँ, ये स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ, कर लेना इसको। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं है प्राची, साक्षी? ओके 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 ओके। प्राची, साक्षी, नाम बताना अपने अपने। राहुल, अमन, रमन। तो तुम्हारी तो फर्स्ट क्लास होगी आज। अच्छा, तो आया, समझ में आया आज का? ठीक है। दीपक, विक्रम, समीर, ऋतिक, RITIK। ठीक है, तो अब रेगुलर आ जाना इसमें है। ठीक है, चलो डन। डेट के साथ के नीचे पे दूसरी एंट्री करनी होगी ना, डेट के साथ करेंगे। हाँ प्रॉपर, अगेन डेट डालेंगे और सारा काम करेंगे फिर से।